आज मुंबई हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। गौतम अडानी जो कि मौत के निशाने पर खड़े थे, कैसे ताज होटल एक वॉर जोन बन गया और इसका कनेक्शन पहलगाम तक कैसे जा पहुंचा। इस अटैक से ठीक 1 महीने पहले अमेरिकन एजेंसीज ने वार्निंग दी थी इंडिया पर कोई बहुत बड़ा अटैक प्लान हो रहा है, इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। कैसे पॉसिबल हुआ कि सिर्फ 10 लोगों ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। एनएसजी कमांडोज को 15 घंटे देर से क्यों भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज इतने साल बाद क्या हम सेफ हैं? क्या लिंक है 2008 के ताज और 2025 के पहलगाम अटैक में? जानेंगे आज हम इस वीडियो में। ये वीडियो 6 सेगमेंट्स में होने वाली है, प्लानिंग से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है एक वार्निंग जो बताएगी कैसे पहलगाम अटैक बना ताज 2.0। 10 आतंकी, 60 घंटे, 166 जिंदगियां और सबकी जुबां पर बस एक ही सवाल, क्या हिंदुस्तान बचा पाएगा अपने लोगों को इस अटैक से? ये कोई कहानी नहीं थी, ये था हिंदुस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक। लेकिन इस सब को समझने से पहले हमें जाना होगा ठीक 1 महीने पहले जहां से इस सब की शुरुआत हुई। इंडिया से 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची में बन रहा था इंडिया की शान ताज को जलाने का मास्टर प्लान। एक छोटा सा कमरा जहां दीवारों पर लटकी हैं मुंबई के ताज की तस्वीरें। इन्होंने इतनी चालाकी से ऐसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जहां सबसे ज्यादा पब्लिक प्रेजेंट हो और जहां गारंटीड हिंदुस्तान की मीडिया इन्हें कवर करे, जिससे पूरे देश में डर का माहौल क्रिएट किया जा सके। तो फाइनली ऐसी ही कुछ लोकेशन सिलेक्ट की जाती हैं, जो कि थी लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉयज होटल, नरीमन हाउस एंड द मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑफ इंडिया, द ताज। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन बॉम्बे। ऑपरेशन बॉम्बे का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल पर एक ऐसा अटैक जिसे पूरी दुनिया याद रखे। इस अटैक को अंजाम देने के लिए चुने जाते हैं 10 बेरोजगार, अनपढ़ 20 से 25 साल के नए लड़के, जिन्हें कुछ महीनों की ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है इन ट्रेन्ड टेररिस्ट को हिंदुस्तान भेजने की। लेकिन हिंदुस्तान में घुसना इतना आसान नहीं है, यहाँ के हर बॉर्डर पर एक टाइट सिक्योरिटी है। तो ये टेररिस्ट अरेबियन सी से होते हुए इंडियन वाटर्स में एंटर करते हैं। उस वक्त वहां की सिक्योरिटी को किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से हटा दिया जाता है। टेररिस्ट इसी बात का फायदा उठाते हुए समुद्र के जरिए मुंबई में एंटर करते हैं। 26 नवंबर 2008, रात का अंधेरा और समुद्र का सन्नाटा। मुंबई एक गहरी नींद में सो रही है। इसको कहाँ पता है कि कुछ ही देर में उसका ये खूबसूरत सा शहर एक जंग का मैदान बन जाएगा। एक छोटी सी नाव कराची से मुंबई की तरफ बढ़ रही है। इस नाव में हैं वो 10 आतंकी जिन्हें सिर्फ एक ही हुक्म दिया गया है, हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना है। कोलाबा के किनारे पर बोट रुकती है और ये आतंकी मुंबई में अपना पहला कदम रखते हैं। 2 CST स्टेशन पर, 2 लियोपोल्ड कैफे, 2 ओबराइज होटल और 4 ताज की तरफ बढ़ते हैं। इनके बैग में हैं RDX, ग्रेनेड्स और हाथों में AK-47। रात के 9:20 जंग का ऐलान होगा। नौ बजकर 30 CST स्टेशन पर पहली गोली चलती है। फिर लियोपोल्ड कैफे में 10:15 अब आतंकी ताज पर पहुंचते हैं।
ताज का दरवाज़ा खुलता है, मौत अंदर घुस आती है। गोलियों की आवाज़, बॉम्ब के धमाके और लोगों की चीखें। अजमल कसाब और उसके साथी एक के बाद एक लोगों को मार रहे हैं। वेटर, गेस्ट, फैमिलीज सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ताज का वो शाही माहौल अब एक कत्लेआम का मैदान बन चुका है। हर कॉरिडोर में मौत घूम रही है। हर कमरे के अंदर खौफ का सन्नाटा छाया है। लोग छुप रहे हैं, अपनी सांसें रोक रहे हैं, पर ये आतंकी बेरहमी से सबको मार रहे हैं। फिर पाकिस्तान से उनके सैटेलाइट फोन्स पर एक पैगाम आता है, और बेरहमी से मारो, किसी को मत छोड़ो, ताज का हर एक कोना खून से लाल होना चाहिए। हिंदुस्तान को आज झुकना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान कभी झुकता नहीं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। एनएसजी कमांडोज और मुंबई पुलिस के कोऑपरेशन से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जिसका मेन एम होता है जल्द से जल्द टेररिस्ट को मारना और ताज को आज़ाद कराना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक खबर आती है कि एनएसजी कमांडोज को जिस एयरक्राफ्ट में आना था वही अवेलेबल नहीं है। जैसे तैसे दूसरा एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन इस सब में 8 घंटे निकल जाते हैं। कमांडोज की घातक टुकड़ी ताज के बाहर पहुंचती है। हर एक जवान अपनी जान हाथ पर लिए ताज में घुसता है। 29 नवंबर सुबह 8 बजे 60 घंटे की लगातार फेस टू फेस वॉर के बाद आखिरकार एनएसजी कमांडोज ताज पर फतह हासिल कर लेते हैं। ताज की गुम्बद 100 साल से खड़ी थी, लेकिन अब वो खून से लाल है। खून उन शहीदों का जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ताज को आज़ाद कराया। अटैक के दौरान गौतम अडानी भी वहां मौजूद होते हैं। ताज में उनकी एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी। वो मीटिंग खत्म करके लॉबी की ओर बढ़ते हैं, जिधर से 2 आतंकी AK-47 लिए चुपचाप उनकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। एंड मोमेंट पर गौतम अडानी की टीम उन्हें इन्फॉर्म करती है और कमांडोज उन्हें और उनके साथ 200 और गेस्ट को किचन से होते हुए बेसमेंट में ले जाकर रेस्क्यू कर लेते हैं। गौतम अडानी कहते हैं कि जो ताज ग्रुप के हर कर्मचारी ने, इवन वेटर, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, ऐसा डेडिकेशन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में दिखा था। ठीक है, और मैं तो ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ताज के स्टाफ और कमांडोज की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। 2 दिन और 2 रातें, इतना वक्त लगता है हर एक टेररिस्ट को ख़त्म करने में। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है, ताज को आज़ाद कराया जाता है, लेकिन इस आज़ादी की कीमत 166 लोग अपनी जान गंवा कर चुकाते हैं। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि आगे इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। और 2025 में हुआ भी, द पहलगाम अटैक, जिसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ताज पर अटैक किया था। मींस मास्टरमाइंड वही पर टारगेट नया, जगह बदली पर वजह नहीं, वजह यानी कि कश्मीर। आप जानते हैं जो अटैक पहलगाम में हुआ, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर मुंबई के ताज में लिखा गया था। आपने कभी सोचा है जो आतंकी ताज में घुसे थे उन्हें अर्बन कॉम्बैट की ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी? क्या पहलगाम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है?